Friends, this is our fourth chapter of economics of 11th standard which is supply. हमने लास्ट चैप्टर में देखा था डिमांड में कि डिमांड एंड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक्स में. उसके ऊपर ही पूरा का पूरा हमारा वर्ल्ड बोले तो चल सकता है कि कितने डिमांड है कितने सप्लाई है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू गेट मोर डीपली व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय सप्लाई, और आप सप्लाई को कौन सी चीज़ों से कन्फ्यूजन से आप एक्सचेंज कर लेते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 4. अब हमारे पास तीन चीज़ें होती है: प्रोडक्शन, सप्लाई एंड स्टॉक. प्रोडक्शन मतलब आपके पास जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी आपके पास प्रोडक्शन फैक्टर्स है उसमें से उनको आप यूज़ करके एक पर्टिकुलर टाइम पे आप कितनी चीज़ बना सकते हो उसको आप बोलते हो प्रोडक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक लैंड है, 5 लेबर्स है, 50,000 रुपीज़ है, एंड आपके पास एक अच्छा सा ट्रैक्टर भी है. ठीक है, इन सबको यूज़ करके आपने सपोजली एक मंथ में आपने 50 किलो वीट आपने निकाल लिया. दैट इज़ योर प्रोडक्शन. आपकी 50 किलो वीट क्या हो जाएगी? आपकी प्रोडक्शन हो जाएगी. सो प्रोडक्शन का मतलब होता है आपने कितना बनाया. सो दैट इज़ योर प्रोडक्शन. ठीक है. सप्लाई का मतलब क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन विच इज़ लेसर, इज एबल एंड विलिंग टू सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एंड अ गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अभी हम लोग ने डिमांड वाला जो चैप्टर पढ़ा वो हमने कंज्यूमर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ा, एक ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा. बट हम सप्लाई वाला जो चैप्टर है वो एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तब हम इस चैप्टर को पॉइंट प्रॉपरली समझ पाएंगे. सो सप्लाई मतलब एक बंदा, एक बिजनेसमैन कितना, उसके पास जितना सामान है वो कितना बेच सकता है, कितने भाव में बेच सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम बोलेंगे सप्लाई. ठीक है. अब जैसे आप बार्गेन करने जाते हो, ठीक है, आप एक मार्केट में गए, आपको एक पर्स बहुत पसंद आया, वो 500 रुपये का पर्स है. ठीक है, आपको उसकी ज़रूरत है, मगर आप क्या बोलते हो, आप 500 रुपये में आप नहीं लोगे, आप लोगे उसको 300 रुपये में. ठीक है, 250 रुपीज़ में बार्गेन करते हो ना कि चल तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, 250 में लगा दे, ऐसा वैसा. बट आपको क्या बोलता है वो बिजनेसमैन कि भाई मेरी तो इतनी खरीदी ही नहीं है, मैंने खुद ने 300 में पर्स खरीदा है. सो आपको देने से मना कर देता है. ठीक है. सो उसको बेचना तो है बट आप उसको उस प्राइस पे नहीं बेचना है. ठीक है. सो उस चीज़ की सप्लाई नहीं हो पाएगी, वो उस बैग की सप्लाई नहीं हो पाएगी. वो आपको क्या बोलता है, मैम ये बैग तो आपको नहीं मिलेगा 250 रुपीज़ में, दूसरा वाला बैग है वो मैं आपको 250 में लगा दूंगा. ठीक है. इसमें क्या है, वो विल है, उसको विल है, वो दे भी सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उस बैग की सप्लाई हो रही है वो 250 रुपीज़ में. ठीक है. अब वो आपकी मर्ज़ी, आपकी तरफ से डिमांड है या नहीं है कि आप दूसरा वाला बैग आप 250 रुपीज़ में लो. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट सप्लाई इज़. स्टॉक का मतलब होता है उसके पास जितने भी बैग्स होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो दैट इज स्टॉक. स्टॉक इज अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स विद अ प्रोड्यूसर विच कैन बी ऑफर्ड फॉर अ सेल इन द मार्केट एज पर द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द सेलर. अब उसकी एबिलिटी है बैग्स बेचने की, उसकी विल भी है उस बैग्स को बेचने की, तभी उस चीज़ का स्टॉक में आएगा. ठीक है. अगर उसके पास घर पे अगर 4 बैग्स पड़े हुए हैं, उसकी बीवी यूज़ कर रही है वो स्टॉक को, उस बैग को, तो वो सप्लाई नहीं होगा. ठीक है. समझ आए. स्टॉक में भी विलिंगनेस भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए उसको सेल करने की. अब विलिंगनेस टू सेल में क्या होता है कि उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए. अवेलेबल स्टॉक बिकेम्स अ सप्लाई ओनली व्हेन द ट्रेडर इज़ विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अब उसको वो बैग आपको 300 रुपीज़ में देना है. आपको वो बैग, वो सेलर एक बैग जो है वो 250 रुपीज़ में देने के लिए रेडी नहीं है. सो ही इज़ नॉट विलिंग टू सेल दैट. ठीक है. अब एबिलिटी टू सेल मतलब इट इज़ कनेक्टेड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक. अब आप बोलते हो कि भाई मुझे इस बैग में ब्लैक कलर चाहिए, ब्लू कलर नहीं चाहिए. अब उसके पास वो ब्लैक कलर होगा ही नहीं, सो दैट वो चीज़ वो सेल नहीं कर पाएगा ना. सो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक इज अवेलेबिलिटी टू सेल इज रिलेटेड टू द स्टॉक. अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक, उसके पास वो माल होगा तो बिक जाएगा, वो उसके पास माल नहीं होगा तो वो नहीं बिक पाएगा. विलिंगनेस टू सेल, दैट इज सेम आई गेस. अ ट्रेडर शुड बी ओके टू सेल द गुड्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. वो ट्रेडर सेल करने के लिए रेडी हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड पर्टिकुलर प्राइस पे.
वो बैग को देने के लिए वो 250 रुपीज़ में रेडी हो जाता है आपको 10 मिनट में ही, उसी टाइम पे। सो दैट इज़ द सप्लाई। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। सप्लाई और स्टॉक में बहुत डिफरेंस होता है। सपोजिवली जैसे वही हमने बात करी, वेट अ मिनट, कि अगर उसके पास 50 बैग है पड़े हुए, सो उसका वो स्टॉक है। ठीक है, एक इस महीने के, पिछले महीने के, 3 महीने पहले की, वो उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 50 बैग का, सो दैट इज़ स्टॉक। मगर मार्केट में वो बेच सिर्फ 20 ही बैग सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड उतनी है, या उसको पोसा उतना ही रहा है। ठीक है, उसको प्राइस प्रॉपरली 20 बैग का ही मिल रहा है, सो दैट इज़ सप्लाई। और स्टॉक मतलब जितने बैग उसके पास पड़े हैं, सो दैट इज़ स्टॉक। और सप्लाई मतलब जितने बिक सकते हैं उस टाइम पे, सो दैट इज़ सप्लाई। स्टॉक इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ अवेलेबल फॉर द सेल। ठीक है, 50 बैग अवेलेबल तो है सेल करने के लिए। वो अगर प्राइस अगर वो सही भाव में मानता है तो 50 के 50 भाव तो मैं सेल करने के लिए रेडी हूँ। मगर अगर मुझे 20 बैग का ही प्रॉपरली प्राइस में मिल रहा है, एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ बैग का, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑफ बैग का, तो मैं सिर्फ 20 ही बैग बेचूंगी। ठीक है, सो सप्लाई इज़ ऑलवेज लेसर देन द स्टॉक। ठीक है, आपके पास जो चीज़ नहीं है आप वो बेच नहीं सकते हो। ठीक है, सो उस चीज़ की सप्लाई नहीं होगी। स्टॉक कंसिस्ट ऑफ द करंट प्रोडक्शन एज वेल एज द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द प्रीवियस लॉट ऑफ द प्रोडक्शन। अब 50 बैग है जैसे, सो 50 बैग में मैंने जैसा आपको बोला कि वो जून के भी हो सकते हैं, वो मार्च के भी होंगे, वो जनवरी के भी होंगे। अब निकाल के तो बाहर नहीं फेंक सकते ना। ठीक है, अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई। अभी हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड जैसे पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग और सप्लाई भी होते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या फैक्टर अफेक्ट करेगा मेरी सप्लाई पे? प्राइस ऑफ गुड्स। अगर वो बैग लेने वाली नहीं मानी मेरे प्राइस पे, सो दैट ऑल्सो अफेक्ट माई सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर उसकी जगह पे अगर उसकी दूसरी फ्रेंड जो है वो बैग 300 में लेने के लिए रेडी है, ठीक है, तो मैंने तो उसको सप्लाई कर दिया उस बैग को। ठीक है, उसको, सो प्राइस ऑफ गुड्स अफेक्टेड माई सप्लाई। ठीक है, फिर रहते अदर फैक्टर्स में क्या जाता है? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स। अब अगर जो मेरे जो काम करते हैं मेरे यहाँ पे, वही मुझे ज़्यादा मेरे से पैसे ले रहे हैं, या मैंने अगर ट्रैक्टर लिया, सो उसका भी मुझे प्राइस ऐड करना ही पड़ेगा ना। वो मैं कहाँ से निकालूँ? अपने पैसे से तो निकालूंगी नहीं। सो अगर मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरे से ज़्यादा प्राइस डिमांड कर रहे हैं पहले से, सो अपने आप मेरी गुड्स की प्राइस ज़्यादा हो ही जाएगी। ठीक है, अगर वो कम डिमांड कर रहे हैं तो मेरी अपना प्राइस ऑफ गुड्स लेस हो ही जाएगी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें मैं 50 बैग्स की जगह पे मैं 500 बैग एक टाइम पे बना सकती हूँ। ठीक है, अपना क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ा, सो अब मैं प्राइजेस कम चार्ज करूँगी उस बैग्स के लिए, सो दैट अफेक्टेड माई प्राइस, सॉरी सप्लाई। फर्दर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस। अब मैं क्या बोलूँगी कि चलो अब अगर मैं बैग्स नहीं बेच रही 10 दिन, सो बाद में क्या आने वाली? ईद आने वाली, दिवाली आने वाली, होली आने वाली, बड़ा सा फेस्टिवल आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है। सो मैं क्या सोचूंगी, अब भी अगर लोग 300 रुपये में बैग लेने के लिए रेडी नहीं है, मैं बाद में सेल करूँगी आराम से। ठीक है भाई, चला जा, मैं आगे सेल कर दूँगी। ठीक है, फिर आता है, अब मैंने क्या सोचा कि मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा, दिवाली आने वाली है, होली आने वाली है, सो उसके हिसाब से मैंने अभी सप्लाई नहीं किया, मैं बाद में सप्लाई करूँगी। फिर आते हैं अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गया, या तो फिर दूसरी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैकेनिज़्म आ गई, लीगल सिस्टम्स आ गई। कोई अगर अचानक से अगर उसने पॉलिटिशियन ने कोई रूल लागू कर दिया, जैसे लॉकडाउन हो गया था, दैट ऑल्सो वॉज द फैक्टर। ठीक है, सप्लाई का। अब क्या था कि हम लोग ने मैगी के पैकेट अगर 5 पैकेट्स लेते हैं एक महीने में, सो लॉकडाउन की वजह से हमने कितने पैकेट्स ले लिए? 10 से 12 पैकेट्स उठा लिए ना। सो सप्लाई मेरी ज़्यादा हो गई मैगी की लॉकडाउन में। सो दीज वर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सप्लाई ऑफ माई गुड्स। फिर आता है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई में क्या होता है कि इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई कनेक्टेड होते हैं हमारे लॉ ऑफ सप्लाई के लिए। लॉ ऑफ सप्लाई हमारा क्या बोलता है? व्हेन द प्राइस इज हायर द सप्लाई इज मोर, व्हेन द प्राइस इज लोअर द प्राइस लेसर। अगर आपको पता है कि आपको 5 बैग्स के अभी मिल रहे हैं 500 रुपये,
सो आप दे रहे हो, मगर अचानक से अगर आपको मिलने लग जाए कि भाई मैं 10 बैग दे रहा हूँ, आप मुझे 1200 रुपये दो, ठीक है, तो आप झट से राज़ी हो जाओगे। आपने क्या कर दिया, अपनी सप्लाई बढ़ा दी, 5 बैग से आपने क्या कर दी, 10 बैग से मैंने सप्लाई कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे 1200 मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि मुझे प्राइस ज़्यादा मिल रहा था। तो अब भी शायद मैं 5 बैग्स वाला ऑर्डर कैंसिल करके मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट भी कर दूँ। क्यों? क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो मेरी सप्लाई ज़्यादा हो कर रही हूँ मैं, प्राइस कम हो जाएगी तो मैं सोचूंगी कि शायद अगर मैं आगे सेल करने लगूँ तो मुझे ज़्यादा मिल जाएगा। सो दैट इज़ अ सिंपल रूल। प्राइस इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सप्लाई ऑफ द गुड्स। हमने पहले क्या पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, प्राइस इज इन्वर्स रिलेशन विद द सप्लाई सॉरी डिमांड। बट हम सप्लाई में क्या पढ़ने वाले हैं, अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आज आप 1 BHK फ्लैट का अगर आप 5 लाख रुपए देने के लिए रेडी है, तो अचानक से लोग ज़्यादा आ जाएंगे। अगर मतलब कि भाई मेरे पास भी फ्लैट है, मेरे पास भी फ्लैट है, ये अच्छा सा लोकेशन है, ऐसा वैसा, मगर आपने वहीं पे प्राइस कम कर दी कि भाई मैं तो 5 लाख नहीं दूंगा, मैं सिर्फ दूंगा 3 लाख रुपए 1 BHK फ्लैट का, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। वो बोलेंगे जा ना भाई, 3 लाख रुपए में तो है ना आपको 1 BHK फ्लैट मिलेगा। सो प्राइस ज़्यादा हुई तो बहुत से सप्लायर्स आ गए आपको सप्लाई करने के लिए, बट जैसे ही आपने प्राइस कम करी तो क्या हो गई, सप्लाई अचानक से कम हो गई। एंड इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई सेम एज द इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, विच इज़ अगर हम इंडिविजुअल लड़का है, अगर एक इंडिविजुअल ग्राहक आता है राम नाम का, सो उसकी एक की डिमांड होगी मेरी इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, और बहुत सारे लोग आते हैं राम राजू राहुल नाम के, सो उन सबके डिमांड हो जाएगी मेरी उनकी इन सबकी सप्लाई अगर हो जाएगी मार्केट सप्लाई। अगर मैं एक जन को केटर कर रही हूँ सो वो हो जाएगा मेरा इंडिविजुअल सप्लाई। एंड अगर मैं बहुत सारे लोगों को सप्लाई कर रही हूँ सो दैट विल बी माई मार्केट सप्लाई। ठीक है, सो इंडिविजुअल सप्लाई को अगर हम ऐड करें दैट इज़ द मार्केट सप्लाई। फॉर एग्जांपल 10 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर मैं फॉर्म ए को 80 दे रही हूँ, 80 kg सप्लाई कर रही हूँ, और फॉर्म बी को मैं 60 kg सप्लाई कर रही हूँ, सो मेरी टोटल सप्लाई हो जाएगी, मेरी मार्केट सप्लाई हो जाएगी 140 kg। सिंपल। फिर सप्लाई फंक्शन इज सिमिलर, इट इज सेम एज द डिमांड फंक्शन, वो भी सिर्फ एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का, which is Sx equals to F into Px multiplied by T multiplied by Pf multiplied by Pe multiplied by Pu, which stands for supply of X commodity X. F means function notation. Px stands for price of X commodity. T stands for level of technology. Ps stands for factor of prices. P stands for expectations regarding the future prices. U related to the other factors. ठीक है, अब हमारे अजम्पशंस लॉ ऑफ सप्लाई क्या था हमारा, अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। अगर प्राइसेस कम हो रही है सो सप्लाई क्या हो जाएगी, वो भी कम होने लग जाएगी। उसके लिए हमारे अजम्पशंस क्या होंगे, प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। हमारे कोई भी वर्कर ज़्यादा नहीं मांगेगा, हमारा रेंट ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा हमारा टेनेंट। ठीक है, सो ये हो जाएगा prices of factors remains constant. There is no change in the relevant state of technology. अगर हम लोग अगर मैं एक बैग बनाने में अगर मुझे 5 मिनट लग रहे हैं, मेरे पास वही मशीन है, सो वही मशीन रहेगी सालों साल, उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होगी। लेवल ऑफ कंपटीशन रिमेन्स द सेम। मेरे ही एरिया में 5 बैग की शॉप है तो 5 ही बैग की शॉप रहेगी, 10 बैग की शॉप नहीं होगी, ना ही 3 बैग की शॉप हो जाएगी। सेम लेवल ऑफ कंपटीशन रहने वाला है। एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइसेस आर इग्नोर्ड। लोग नहीं सोचेंगे या मैं नहीं सोचूंगी कि दिवाली आने वाली है तब मैं बेचूंगी, या होली आने वाली है तब मैं बेचूंगी, या राखी आने वाली है तब मैं बेचूंगी। नहीं, जो मिल रहा है मुझे अभी ही मिल रहा है, मुझे अभी ही सप्लाई करना है। अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के चेंजेस है वो नहीं होंगे, ये है तो यही रहेगा। सो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। फिर आता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, सेम एंड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड।
जो बोलता है आपको कि अगर मेरे प्राइसेस चेंज करने की वजह से अगर मेरी सप्लाई पे कुछ असर पड़ रहा है, सो दैट विल बी द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अगर रुपीज़ में 50 पे बेच रही हूँ एप्पल्स को, तो मेरी 200 की डिमांड हो रही है। सी, अगर मेरी इनिशियल प्राइस है 600 रुपये, ठीक है, अगर उससे अगर मैंने कम किया तो मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, मैं कम बेचूंगी, ठीक है। अगर मुझे कम मिल रहे हैं पैसे तो मैं कम सप्लाई करूँगी। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं ज़्यादा सप्लाई करने लग जाऊँगी। सो अगर मैं सप्लाई ज़्यादा कर रही हूँ, सो दैट इज़ एन एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। अगर मैं सप्लाई कम कर रही हूँ, सो दैट विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई। प्राइस की वजह से अगर मेरी सप्लाई कम या ज़्यादा होगी, सो दैट विल बी एन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। मगर ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर प्राइसेस सेम ही रहेगी, उसकी जगह पे अगर मेरी सप्लाई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, सो दैट विल बी एन इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन सप्लाई। सपोजली अगर मैं एप्पल्स 20 रुपये के जी ही बेच रही हूँ, बट अचानक से लोगों को बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ने लगी, तो बोलते एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, उन्होंने ज़्यादा सीरियसली ले लिया, सो देयर विल बी एन इंक्रीज़ इन सप्लाई, ठीक है। अभी जैसे व्रत चालू होने लग गए, तो अचानक से एप्पल की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी फ्रूट्स की डिमांड, दैट इज़ एन इंक्रीज़ इन सप्लाई, तो मैं ज़्यादा बेचने लग जाऊँगी, ठीक है, भले सेम भाव में, बट मेरी ज़्यादा सेलिंग हो रही है। मगर अचानक से सेम भाव रखने पे भी कोई नहीं ले रहा है, क्यों? क्योंकि व्रत है या लोगों की इनकम पैटर्न चेंज हो गई, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया है। सो दैट अगर मेरी सप्लाई कम होने लग गई है, सो देयर विल बी एन डिक्रीज इन सप्लाई। समझ आया? फिर आता है हमारा एक्सेप्शंस जो लॉ ऑफ सप्लाई पे लगेंगे। रेयर गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। रेयर गुड्स क्या बोलते हैं? जो एंशियंट कॉइन्स है, आइडल्स है, उसकी सप्लाई ना बढ़ा सकते ना कम कर सकते, ठीक है। आप मयूरन डायनेस्टी में जाके या आप डाकोरा डायनेस्टी में जाके या आप महाभारत के युग में जाके आप नहीं बोलोगे कि भाई वापस युद्ध करना है, मेरे पास और कॉइन्स बेचना है, मुझे और सप्लाई आ रही है। नहीं, अगर ये चीज़ें इतने में बिक रही है, सो इतने में ही वो बिकेगी, ठीक है। उसके हिसाब से उसका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा कि भाई मेरे पास सप्लाई इतनी ही है, मैं और लाके नहीं बेच सकती, ठीक है। मैं और नहीं बोल सकती कि भाई थोड़ा भूकंप लेके आना, थोड़े बहुत वो टूटे मूर्तियाँ, तो मैं बोलूँ कि भाई ये मैंने डाकोर जी में से निकाली, ये मैंने गंगा जी में से निकाली है। नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। सो रेयर गुड्स जो बहुत कम है, तो रेयर ही रहने वाले हैं, उसकी सप्लाई ना मैं बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। फिर आता है पेरिशेबल गुड्स। अगर उसके प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं प्रॉपरली, भले मुझे प्राइसेस नहीं मिले, बट मुझे आज में नक्की शक्की करने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स हैं, बनानाज हैं मेरे पास, तो वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। एप्पल्स हैं तो ख़राब हो जाएंगे। फ्लावर्स हैं, अगर आज नहीं बिके तो वो मुरझा जाएंगे, तो कल तो बिल्कुल भी कोई नहीं लेगा, ठीक है। सो भले अगर मुझे रात को भी अगर मुझे 20 रुपये का अगर 1 किलो फ्लावर्स बेचने पड़ रहे हैं, जो मैं सुबह बेचती हूँ 50 रुपये किलो के हिसाब से, तो भी मैं निकाल दूँगी, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स मतलब अगर वो दूसरे दिन तक नहीं चलेंगे। समझ आया? फिर आता है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट। प्राइस डिटर्मिनेशन इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। प्राइस डिटर्मिनेशन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी दोनों पे अफेक्ट करती है, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डिमांड एंड सप्लाई है ना, वो मार्केट फोर्सेस है, ठीक है। वो एक इनविजिबल हैंड है जो हमारे प्राइस को कंट्रोल करती है। अगर प्राइस ज़्यादा हो रही है तो प्राइस ज़्यादा हो रही है तो डिमांड कम हो जाएगी, तो उसके हिसाब से सप्लाई पे भी असर करेगा, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही वो चीज़ें बिकनी चाहिए, सबसे ज़्यादा बिकती भी उसी टाइम पे है। सपोजिवली अगर 10 रुपये है एक एप्पल की प्राइस, सो यहाँ पे आएगा यहाँ पे आ जाएगा डिमांड ऑफ द कमोडिटी हो जाएगी 1000, बट मैं कितना सप्लाई कर पाऊँगी? मैं सिर्फ 200 ही सप्लाई कर पाऊँगी। अगर 20 रुपये है, सो मैं 800 की डिमांड आ जाएगी, बट मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो मैं 400 सप्लाई करूँगी। बट 30 पे जो है ना, वहाँ पर डिमांड भी सेम है, वो सप्लाई भी सेम है, ठीक है। 600 kg ही मेरी डिमांड आई और मैं 600 kg ही बेचूँगी। सो दैट इज़ एन इक्विलिब्रियम प्राइस जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई सेम होती है, ठीक है। सो उसी प्राइस पे गुड्स बिकेंगे, ओके। अगर वो बैग वाली है, अगर वो आपको 250 रुपीज़ बैग के बोल रही है, अगर वो मुझे 250 रुपीज़ बैग के बोल रही है,
अगर वो मैं 250 पे इस भाव में देने के लिए रेडी हो जाऊंगी, सो दैट विल बी एन इक्विलिब्रियम प्राइस। क्यों? क्योंकि उस बैग की डिमांड भी 250 में हो रही है और उस बैग की सप्लाई भी मैं 250 में कर रही हूँ। सो उस बैग की जो प्राइस हो जाएगी वो 250 हो जाएगी। सो क्या काम किया? डिमांड एंड सप्लाई दोनों ने हेल्प करी उस बैग की प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। सो कोई भी गुड्स की कीमत हमारी हमें प्राइस और सप्लाई दोनों के हिसाब से होगी। ठीक है। आज मैगी जो थी लॉकडाउन में वो 5 रुपये और में मिल रही थी और 5 रुपये और में वो ले भी ले रहे थे लोग। ठीक है। सो डिमांड भी ज़्यादा हुई तो सप्लाई भी उतनी ही हो रही थी। सो 50 रुपये अगर मैगी आप दे रहे थे, सो क्या किस हिसाब से आपने डिटरमाइन किया? डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। सो उस मैगी की प्राइस आपने डिटरमाइन करी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, जो है 50 रुपये। ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही काम का होता है कोई भी चीज़ की प्राइस को पता करने के लिए, कोई भी चीज़ की प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, कोई भी कमोडिटी की प्राइस को, कोई भी कमोडिटी को प्रॉपर प्राइस पे बेचने के लिए। ठीक है। ना ही उससे सेलर का लॉस हो, ना ही उससे कंज्यूमर का लॉस हो। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो डिमांड एंड सप्लाई से हमें पता पड़ जाता है। ओके, so with this we come to the end of the chapter and the end of the video. Stay connected for the more chapters.